हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है एंड आई वेलकम यू टू एग्जाम्स ओरिजिनल, जहां पर आपको मिलेगा क्वालिटी कंटेंट कम टाइम में और कम कंटेंट में आपको ज्यादा बेनिफिट वाली चीजें यहां पे मिलेंगी। आज का जो डिस्कशन है वो यूनिट 10 में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के ऊपर होगा। क्या होता है ये कमीशन, कौन होते हैं इसके मेंबर्स, क्या टेन्योर होता है, क्या पावर्स है, क्या न्यूज में कब कब रहा है ये इंफॉर्मेशन कमीशन, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा सेटअप कर लूं। ठीक है, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन जेईसी जबलपुर से पूरी की, जिसके बाद मैंने गेट 2016 में ऑल इंडिया थर्ड रैंक हासिल किया था और इसके बाद मैंने आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लिया और फाइनली मैंने अपना मास्टर्स निटी मुंबई से कंप्लीट किया है। अब इसका नाम आईआईएम मुंबई होने जा रहा है, तो आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। ठीक है, ये मेरे बारे में बैकग्राउंड था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है ना कि कौन है फैकल्टी जो हमें पढ़ा रही है, तो मुझे लगता है फैकल्टी का बैकग्राउंड पता होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर के साथ। ठीक है, तो दो तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सीआईसी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो न्यूज़ में रहा है उसका रीज़न है सीआईसी के टर्म्स चेंज हुए हैं। पहले इनकी जो मतलब सैलरीज थी या फिर इनको जो अपॉइंटमेंट्स होती थी वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के इक्विवेलेंट होती थी, लेकिन 2019 के अमेंडमेंट के बाद अब सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर लाइक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड फॉर स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। बट आपको पता है, आपको देखो कंटेंट सब मिल जाएगा। मैं हर लेक्चर में यही बोलता हूं कि कंटेंट आपको मिल जाएगा। क्वालिटी कब आएगी? जब आप खुद सोचेंगे कि यार ये क्यों हुआ, क्यों आपको लगता है कि सीआईसी की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दी गई। एक बहुत बड़ा केस हुआ है पिछले कुछ दिनों में, आपको पता होगा, पीएम केयर्स फंड का। तो पीएम केयर्स फंड में जो पैसा जा रहा है उस पे आप आरटीआई नहीं लगा सकते हैं। मतलब आप राइट टू इंफॉर्मेशन आपका नहीं है कि वो पैसा कहां खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, कितना पैसा है। ठीक है, तो आप ये चीज पता नहीं लगा सकते। अब ये रूल्स के हिसाब से तो गलत थी, क्योंकि आरटीआई तो लग सकता है गवर्नमेंट बॉडीज पे, उसी के लिए तो बना है राइट टू इंफॉर्मेशन। बट अब आरटीआई को बाहर रखना था, सॉरी पीएम केयर्स फंड को बाहर रखना था आरटीआई के। तो क्या किया गया, सारी पावर सेंट्रल के हाथ में दे दी गई और सेंट्रल जो नॉर्म्स बनाएगा उसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन कमीशन एक्ट करेगा। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बना दिए कि पीएम केयर फंड जो है वो इंफॉर्मेशन के आरटीआई के दायरे से बाहर है। तो आप खुद सोचिए कि क्यों होता है, कैसे होता है। हम बहुत सारी चीजें इस लेक्चर में जानेंगे, बट बेसिक जो चीज है ना वो आपको पता होनी चाहिए कि क्यों हो रहा है ये, क्या होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, क्या पावर्स होती हैं इसके पास, और एक नॉर्मल इंसान के लिए सीआईसी का होना कितना ज्यादा जरूरी है। तो इसी नोट के साथ आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। मेरा पूरा फोकस रहेगा कि कम कंटेंट में, देखिए हमारा जो कंटेंट है वो काफी स्क्वीज्ड आउट कंटेंट होता है। मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि 80% 80 to 85% चांसेस हैं कि इन्हीं कंटेंट में से आपका सवाल आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने करंट अफेयर्स भी इंक्लूड किया है, बेसिक स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी है, डायनामिक इंफॉर्मेशन भी है, प्रिडिक्शन भी है कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, और बहुत मेहनत से बनाई गई हैं ये स्लाइड्स। ठीक है, मैं चाहूं तो आपको 100 पन्ने की स्लाइड्स दे सकता हूं, 100 स्लाइड्स का एक दे सकता हूं कि भाई पढ़ो, क्या पता कहां से आ जाए। लेकिन क्या आप उतना पढ़ सकते हैं? और अगर आप पढ़ सकते हैं तो क्या उतना दिमाग में रख सकते हैं? मान लीजिए आप दिमाग में भी रख सकते हैं, तो क्या आप उसको रिकॉल कर सकते हैं एग्जाम में? ये सारी कंडीशंस बहुत कठिन हो जाती हैं। तो मेरा ये मानना है, आप तैयारी कीजिए 85% कंटेंट के साथ और इतनी बार उसको पढ़िए कि इस कंटेंट में से गलती ना हो। जब आप इस कंटेंट के साथ बिल्कुल रेडी रहेंगे एग्जामिनेशन में, तो आपके चेहरे पे, आपके मन में एक कॉन्फिडेंस रहेगा और वो बाकी बचे हुए 15 क्वेश्चन में जब आप तुक्का लगाएंगे ना उसको सही करेगा। और मेरी बात मानिए, कम कंटेंट पढ़ने में ज्यादा भलाई होती है, क्योंकि कम कंटेंट आप दिमाग में रख पाते हैं, आप कॉन्फिडेंट रहते हो और आप कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। अब बहुत सारा रहेगा तो आपके एग्जाम में जाने के पहले ही आप घबरा जाएंगे कि यार ये भी नहीं पढ़ा, वो भी नहीं याद आ रहा, ये नहीं याद आ रहा, और अल्टीमेटली इसी में पेपर बिगड़ता है। नॉलेज आपका एग्जाम अकेले नहीं निकलवाती है, नॉलेज प्लस कॉन्फिडेंस प्लस टेम्परामेंट आपका एग्जाम निकलवाते हैं। तो हम सिर्फ नॉलेज के साथ साथ 80% नॉलेज और 10% टेम्परामेंट और कॉन्फिडेंस पे भी ध्यान देते हैं, यही हमारी स्पेशलिटी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी में डिफरेंस। एक मिनट चेक कर लेते हैं कि सब सही जा रहा है कि नहीं। आई थिंक सब सही जा रहा है, रिकॉर्डिंग की आवाज भी सही है, मेरी वॉइस भी क्लियर आ रही है, मेरी इमेज भी क्लियर आ रही है, दैट्स वेल एंड गुड। चलिए, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा आखिरी में, जिससे आपको ये याद हो जाएगी कि कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी बॉडी स्टैट्यूटरी है। ठीक है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
अब ये कब बनी, तो देखो बनने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि बन गई लेकिन स्टैट्यूटरी स्टेटस बाद में मिला। स्टैट्यूटरी स्टेटस किसी एक्ट के थ्रू मिलता है। तो ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो 2005 में आया था उसके सेक्शन 12 में लिखा था कि आपको एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनाना है। तो इस एक्ट के तहत एक बॉडी का निर्माण हुआ जिसका नाम था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। कब हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को। 12 अक्टूबर 2005 को। ये तीन इंफॉर्मेशन आपको घोट के याद रखनी है, ठीक है। अब सर ये किस बॉडी के अंदर आता है? जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है ये किस बॉडी के अंदर आता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंदर आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यूपीएससी आपका एक एग्जाम कराता है, यूपीएससी ने एग्जाम कराया तो यूपीएससी इज अ एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी। उसके बाद आईएएस की एक सिविल सर्वेंट की पोस्टिंग कहां होगी, ट्रेनिंग कैसी होगी, ये सब भी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ही डिसाइड करता है। ये याद रखिएगा, यूपीएससी आपकी ट्रेनिंग नहीं कराता, आपकी पोस्टिंग नहीं देता, यूपीएससी सिर्फ एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। तो सिमिलरली सेम पर्सनल और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के अंदर हमारा चीफ इंफॉर्मेशन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन भी आता है, ठीक है। तो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये पूछा जा सकता है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है कई बार बच्चों के लिए क्योंकि ये याद नहीं रहता, ठीक है। अब इसके बाद सेक्शन 12 में सब कुछ दिया हुआ है। तो 12 सेक्शन क्लॉज 7 में, ठीक है, 12(7) में आपको हेडक्वार्टर दिया गया कि इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में होना चाहिए। सिंपल इनफ। स्टैट्यूटरी बॉडी स्टैंडर्ड बॉडी दिल्ली में होना चाहिए। कुछ इसमें याद नहीं रखना है, दिल्ली में ही होता है, ठीक है। जो अलग है ना वो आपको याद रखना है। तो दिल्ली में ही हेडक्वार्टर होता है, कोई भी बड़ी चीज नहीं है। पहले कमिश्नर का नाम आपको बिल्कुल ही याद रखना है, वजाहत हबीबुल्ला साहब, ठीक है। ये बिल्कुल आने लायक क्वेश्चन है। और अभी कौन कमिश्नर है? वाई के सिन्हा साहब, ठीक है। यशवर्धन कुमार सिन्हा जो है ये अभी के सीआईसी हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, ये आपको याद रखना है। पहली सीआईसी लेडी सीआईसी कौन थी? पहली देखो, सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ये एक बॉडी है। सीआईसी एज अ बॉडी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, लेकिन सीआईसी अगर मैं इंसान की बात कर रहा हूं तो सीआईसी का मतलब होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। तो पहले सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर वजाहत हबीबुल्ला साहब थे, ये आपको याद रखना है। अभी के सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? वाई के सिन्हा साहब, ये भी आपको याद रखना है। पहली लेडी सीआईसी कौन थी? दीपक संधू जी, ठीक है। ये इनका नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये तीन नाम आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। ये तीन नाम आपको रटे होने चाहिए। अब बात आती है कि 2005 में तो ठीक है ये बॉडी बनी, बट इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? तो याद रखिएगा सबसे पहली जो कंट्री थी जिसने ये नोटिफाई किया कि यार हमारे लोगों को, हमारे जो सिटीजन्स हैं उनका हक है चीजें सरकार जो चीजें कर रही है उसके बारे में जानना, ठीक है। ये बिल्कुल हक होता है यार, मैंने सरकार चुनी है तो मेरा हक नहीं है क्या कि मैं चीजों के बारे में जानूं? तो यही इसी रीजन से स्वीडन ने सबसे पहले एक नॉर्म लाया कि हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको ये हक है जो सरकार कर रही है उसके बारे में जानने का। मान लीजिए आपको पता करना है कि आपका टैक्स कहां यूज हो रहा है, आप एक आरटीआई फाइल करिए कि मेरा टैक्स कहां जा रहा है मुझे पता लगे, तो वो परसेंटेज वाइज बताएंगे, एजुकेशन में जा रहा है, इस जगह यूज हुआ है, उस जगह यूज हुआ है। तो ये सिटीजन का हक है कि उनका पैसा कहां यूज हो रहा है ये पता हो। तो शुरुआत यहां से होती है। फिर 2002 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट आता है। अब फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट इंडिया में आता है कि यार सिटीजन्स को हक है कि वो इंफॉर्मेशन जाने की सरकार कहां पैसा खर्च कर रही है या जो भी स्टेप्स ले रही है सरकार वो कहां यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहली शुरुआत स्वीडन में हुई। इंडिया में सबसे पहली शुरुआत हुई 2002 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत, ठीक है। बट अब आपको भी पता है कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? कि आपने सिटीजन ने पूछा कि इंफॉर्मेशन चाहिए, जो बॉडी है जो सरकारी बॉडी है उसने मना कर दिया कि मैं नहीं दे रही इंफॉर्मेशन क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको जानना चाहिए ये। अब गड़बड़ कहां हो गई? गड़बड़ यहां हो गई कि जो इंफॉर्मेशन है वो किसी सिटीजन का फंडामेंटल राइट है, राइट है, वो एक्नॉलेज नहीं होता था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट से। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट में कहीं नहीं लिखा था कि आपको मतलब जो बॉडी है उसको हर हाल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो कहीं ना कहीं जहां पर भी हेक्टिक इंफॉर्मेशन होती थी या हेफ्टी इंफॉर्मेशन होती थी या दिक्कत होती थी वहां पर जो सरकारी बॉडीज हैं वो बोल देती थी जो बॉडीज है वो बोल देती थी
कि हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट ये जो लिखा हुआ है ये एक वीक एक्ट था? ये बहुत ज्यादा वीक एक्ट था। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट जो है ना वो काफी ज्यादा वीक एक्ट था। तो अब इस कहां गया भाई, हाँ, ये जो था ना ये वीक एक्ट था। तो अब इसको इंप्रूव करने के लिए और सिटीजंस को ये बताने के लिए कि सिटीजंस का अधिकार है, ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 में नहीं बोला गया था। पहली बार 2005 में ये चीज बोली गई कि सिटीजंस का अधिकार है इंफॉर्मेशन जानना, ठीक है। और आप सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी की अगर बात आएगी तो किसी इंफॉर्मेशन को देने से रोक सकते हैं, अदरवाइज आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बाद सिटीजंस को ये पावर मिल गई कि वो जान पाए, उनका हक बन गया ये, उनके राइट बन गया ये कि वो जान पाए कि जो भी इंफॉर्मेशन के लिए वो ट्राई कर रहे हैं वो कहां यूज हो रहा है पैसा, क्या हुआ उनके डॉक्यूमेंट्स का, सब चीजें इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। लेकिन अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात आएगी, अब आप ये बोलो कि परमाणु परीक्षण कहां पर चल रहा है वो मुझे बताओ, तो वो नहीं बता सकते क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है। तो कोई अगर चीज नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। तो 2005 की जो बॉडी थी, 2005 का जो एक्ट था उसने बोला स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बनना चाहिए, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनना चाहिए। 2002 के एक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा था। तो 2005 के एक्ट ने पावर्स दी सिटीजन को। उसके बाद उन्होंने दो बॉडीज बनाने की भी बात करी जो इंफॉर्मेशन अगर नहीं मिल पा रही है तो आप उसके पास जा पाए, ठीक है। और सिटीजंस और गवर्नमेंट बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस था ना, डिफरेंस था, वो भी इन बॉडीज की हेल्प से कम होगा। वो दो बॉडीज कौन सी थी? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो बैकग्राउंड के बारे में अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अब 2005 की बॉडी में भी कुछ दिक्कतें हैं, वो हम बाद में देखेंगे, बट 2005 में जो बॉडी बनाई गई वो 2002 के एक्ट से ज्यादा पावरफुल थी, ठीक है। अभी का हम 11th इंफॉर्मेशन कमीशन जो चल रहा है इसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी के जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो YK सिन्हा साहब है। अब होता क्या है, देखो आपको हर इंफॉर्मेशन कमीशन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनके सिर्फ CIC के नाम याद रखने हैं, लेकिन जो अभी इंफॉर्मेशन कमीशन है उसके सारे मेंबर्स के नाम आपको याद रखने हैं। तो 7 इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, पहले 6 ही हुआ करते थे। तो बहुत सारी कोचिंग आपको 6 ही पढ़ाएंगे, उनका मटेरियल अपडेटेड नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, सबसे पहली है N सारना मैडम, मिसेस N सारना, ठीक है। इनका नाम मुझसे लिया नहीं जा रहा तो गलत नाम लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मिसेस N सारना ये पहली इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। श्री नीरज कुमार गुप्ता जी दूसरे इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। श्री सुरेश चंद्रा जी तीसरे इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, ठीक है। श्री उदय महरकर साहब ये चौथे इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। डॉक्टर अमिता पांडवे ये 5वीं इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। श्री हीरालाल समरिया ये 6वें हैं और आखिरी मिस सरोज पुन्हानी, ठीक है, ये 7वीं इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। तो जो 11th इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, ठीक है, इसको सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन भी बोलते हैं भाई, CIC, उसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उनके नाम याद रखने हैं, और 7 इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। इनके नाम आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। कम कंटेंट दे रहा हूं लेकिन जो भी कंटेंट दे रहा हूं ना बहुत सॉलिड है और बहुत सटीक है और उसी में से सवाल आने के चांसेस हैं। तो जितना कंटेंट दे रहा हूं ना उसमें आप मक्कारी मत कीजिएगा, आप उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब 2005 में जो एक्ट आया था ना उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसी एक्ट से थोड़े से सवाल बन सकते हैं। तो इसमें कितने चैप्टर्स थे आपको पता होना चाहिए। इसमें 6 चैप्टर्स थे और कितने सेक्शंस थे? 31 सेक्शंस थे। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हम देखेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 12, जिसके अंदर मैं पहले भी बता चुका हूं, जिसके अंदर ये बोला गया कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को बनाना चाहिए, ठीक है। सेक्शन 12 के अंदर ये चीज बोली गई कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को बनाना चाहिए, बिल्कुल सही। सेक्शन 13 आता है। सेक्शन 13 में ये बोला गया कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उसके मेंबर्स का टेन्योर क्या होगा, कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होगी, किसके इक्विवेलेंट सैलरी होगी, कैसे रिमूव, मतलब समझ रहे हो आप, सेक्शन 14 में दिया है रिमूवल, बट कितने साल का टेन्योर होगा। तो ये सारी चीजें सेक्शन 13 में दी हुई हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी अभी इसमें चेंजेस हुए हैं, इसमें चेंजेस हुए हैं। पहले टर्म्स ऑफ ऑफिस एक फिक्स्ड ईयर होता था, 5 साल 3 साल। अब ये सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है
कि सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा चाहेगी उतना टेन्योर होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 14th नंबर पे आता है रिमूवल ऑफ सीआईसी एंड आईसी, दैट इज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर। कैसे रिमूव किया जाएगा इनको, तो ये सेक्शन 14 में दिया हुआ है। ये सेक्शंस के नाम आपको याद रखने हैं। देखिए मुझे पता है थोड़ा सा टफ है, बट आपको याद रखनी है। चैप्टर 4 जैसे ही आता है उसमें सेक्शन 15, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 15 के तहत एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन भी बनना चाहिए। सीआईसी तो बनना चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बनना चाहिए, जो स्टेट के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो भी इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट आ रही है सिटीजंस द्वारा, उनको पूरा किया जा रहा है कि नहीं, पूरा किया जा रहा है तो क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड करेक्ट है कि नहीं, और कहीं कोई ऐसा रीजन, देखिए नेशनल सिक्योरिटी बोल के किसी भी इंफॉर्मेशन को देने से मना किया जा सकता है, बट ये कौन डिसाइड करेगा कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है कि नहीं है, तो वो सीआईसी और एसआईसी करते हैं कि आप कोई भी बॉडी, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये बोल के नहीं मना कर सकता कि ये नेशनल सिक्योरिटी की ऊपर है। मना कर सकता है ऑब्वियसली, बट बिना मतलब के नहीं मना कर सकता कि नेशनल सिक्योरिटी का मैटर नहीं था, फिर भी आपने नेशनल सिक्योरिटी का पर्चा लेके इस चीज को मना कर दिया। करप्शन होगा, बहुत सारी चीजें आगे बढ़ेंगी, तो दैट इज वाई इसको रोका जाता है। कौन रोकता है? एसआईसी रोकती है। एसआईसी कौन बनाता है? तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के सेक्शन 15 के तहत एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बनाने की बात की गई है। ठीक है, सिमिलरली जब लोग आएंगे तो लोगों को रिमूव करने का पैटर्न भी होना चाहिए। तो सेक्शन 16 है क्या? टेन्योर एंड सर्विस कंडीशन ऑफ एसआईसी, एंड 17 है रिमूवल ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। ठीक है, इसके बाद चैप्टर 5 में आती हैं कुछ चीजें। सेक्शन 18 बोलता है कि इंफॉर्मेशन कमीशंस के पास क्या पावर है, क्या काम होता है इनका। ठीक है, मान लीजिए इंफॉर्मेशन कमीशन में आपको अपील करनी है या उसके डिसीजन के अगेंस्ट अपील करनी है कि जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो गलत है और मेरे साथ न्याय नहीं मिल रहा। आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं इसको लेके कि मैंने जो इंफॉर्मेशन मांगी थी वो गलत दी गई, जब मैंने इंफॉर्मेशन कमीशन को इसकी सूचना दी तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो आपको अगर इस डिसीजन के अगेंस्ट अपील लेनी है तो वो सेक्शन 19 के तहत ली जाती है, और जो भी पेनल्टीज होंगी वो सेक्शन 20 के तहत ली जाएंगी। ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, कंसेप्ट इसमें कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट में जब आएगा ना तब जरूर बताऊंगा। ठीक है, क्या हो गया? अब ये आता है कि इस बॉडी में कितने लोग होते हैं, तो एक सीआईसी होता है और ज्यादा से ज्यादा 10 मेंबर्स होते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अभी कितने हैं? अभी सिर्फ 7 इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। ये याद रखिएगा, कैपेसिटी 10 की है, लेकिन क्यों 7 इंफॉर्मेशन कमिश्नर है? क्यों ऐसा किया जा रहा है कि जब कैपेसिटी दी गई है तो स्ट्रेंथ कम क्यों यूज है, क्यों नहीं अपॉइंटमेंट्स की जा रही इंफॉर्मेशन कमीशन में? ये सोचने वाली बात है। और अगर आप लोग इस चीज का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप दिमाग लगा के आप एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर पा रहे हैं कि मान लीजिए कि 10 की जगह खाली है, क्यों 7 को भरा जा रहा है? आपको नहीं लगता कि सिटीजंस को कहीं ना कहीं इस चीज से दिक्कत होगी? सिटीजंस के भले के लिए ही 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर अलॉट किए गए, बट क्यों सिर्फ 7 लोगों को पोस्टिंग दी गई? उन 3 लोगों का काम कौन करेगा? या तो वो बर्डन इन 7 लोगों पे आएगा, ये अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अब आप देखिए लॉजिक कैसे बनेगा। मान लीजिए इतना ज्यादा लोड है तो क्या होगा कि ये 3 लोगों का लोड बाकी 7 लोगों पे आएगा, बाकी 7 लोगों की पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये ज्यादा काम करना पड़ेगा इनको अपनी कैपेसिटी से ज्यादा। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये चीज गलत है? और अगर आप ये बोल रहे हैं कि इन लोगों के पास काम ही नहीं होता, आप ये भी तो बोल सकते हैं कि काम नहीं है इसलिए 3 लोगों को रखा नहीं गया है। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि कितनी इंफॉर्मेशन की जो आरटीआईज है वो पेंडिंग होती हैं। एक कमेंट जरूर करके बताइएगा कि कितनी आरटीआईज ऑन एन एवरेज पेंडिंग में चलती हैं। कितना टाइम लगता है आपको एक आरटीआई का इंफॉर्मेशन को वापस लाने में? कितने रुपए लगते हैं एक आरटीआई फाइल करने में? ये सब आपको 10 रुपए लगते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट सोचना पड़ेगा कि इन 3 लोगों के ना होने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एक किसी भी कोई भी, इसकी बात नहीं कर रहा हूं सीआईसी की, मैं किसी भी बॉडी की बात कर रहा हूं। अगर एक डिफाइंड स्ट्रेंथ है, उससे कम लोग उस बॉडी में होते हैं, तो जो लोग होते हैं उन पे बर्डन बहुत आता है, इस पूरी बॉडी की फंक्शनिंग पे इंपैक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपको सोचनी है। अब क्या अपने मन से कोई भी 10 लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाता है? और कर लिया जाता है तो कौन करता है? ये जो सीआईसी है इसको कौन डिसाइड करता है कि ये बंदा प्रखर श्रीवास्तव सीआईसी होगा? ऐसा कौन बोलेगा? मैं सीआईसी कैसे बनूंगा? जब एक कमेटी है जो मुझे रिकमेंड करेगी, उस कमेटी में कौन कौन मेंबर होता है वो ध्यान रखिए, ये सवाल बन सकता है। ठीक है, उसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब आप खुद सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट बॉडी है,
तभी तो प्राइम मिनिस्टर को चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर अगर किसी बॉडी का हिस्सा है तो आप खुद सोच सकते हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है कि प्राइम मिनिस्टर को उसकी सिलेक्शन कमेटी में रखा गया है। ठीक है, ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन की जब भी बात आती है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ही पक्ष के अगर लोग चले जाएंगे तो सारी चीजें खराब हो जाती है। तो दोनों पक्ष का होना जरूरी है, तो प्रधानमंत्री भी रहेंगे और विपक्ष के नेता भी रहेंगे। मान लीजिए विपक्ष के नेता नहीं है, विपक्ष के नेता बनने के लिए भी आपको एक परसेंटेज ऑफ वोट चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आपके पास वो वोट नहीं है तो क्या होगा? तो जो सबसे बड़ी पार्टी है ना, ऑपोजिशन पार्टी है, उनका जो लीडर होगा वो इस कमेटी का मेंबर होगा। ठीक है, इसके अलावा एक कैबिनेट मिनिस्टर भी रहेगा जो पीएम सेलेक्ट करेंगे। तो दो लोग पीएम की टीम के हो गए। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर हो गए। कैबिनेट मिनिस्टर को भी प्राइम मिनिस्टर ने चुना है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये अनफेयर है? अगर ये दो लोग हैं, देखो मैं प्राइम मिनिस्टर हूं मान लीजिए, और मेरा एक दोस्त है वो कैबिनेट मिनिस्टर है। ठीक है, मैंने उनका नाम रिकमेंड किया कि आप आइए इस बॉडी में। ठीक है, अब अगर आप आएंगे इस बॉडी में तो आपको नहीं लगता अगर मैंने बोला कि मिस्टर मंगू को बनना चाहिए सीआईसी, अब मिस्टर मंगू को अगर बनना चाहिए सीआईसी तो मेरे जो कैबिनेट मिनिस्टर साहब हैं वो भी बोलेंगे हाँ मिस्टर मंगू को बनना चाहिए सीआईसी। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भले ही चाहे या ना चाहे, मिस्टर मंगू तो सीआईसी बनेंगे ना, या इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनेंगे ना। तो आपको नहीं लगता ये बॉडी में कहीं ना कहीं दिक्कत है? आपको नहीं लगता इस बॉडी में कहीं ना कहीं दिक्कत है? ये सोचना है आपको, ये दिमाग लगाना है आपको। जहां आपने ये दिमाग लगाना चालू कर दिया ना, आपकी सोच खुल जाएगी। मुझे नहीं पता कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, बट कंटेंट मैं आपको दे सकता हूं। जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ पढ़ के बता सकता हूं, बट दिमाग कौन लगाएगा? कौन सोचेगा कि यार ये तो ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर होने चाहिए, बट क्यों? ये गलत नहीं है क्या? बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल सरासर गलत है। ठीक है, तो आप इसका सोल्यूशन देंगे कि इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए ये होना चाहिए कि जब तक तीनों लोग अग्री नहीं करेंगे तब तक कोई भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं बनेगा। तीनों का अग्री होना जरूरी है, मेजॉरिटी की बात नहीं है कि दो लोगों ने सिलेक्ट कर दिया और आप बन गए। ठीक है, ये सेक्शन 12(3) के अंदर दिया हुआ है, ये रट लेना भाई, ये सब रटने वाली चीजें हैं, ये मैं नहीं रटाऊंगा। ठीक है, इसके बाद 12(6) के अंदर ये एलिजिबिलिटी दी हुई है कि कौन सीआईसी और आईसी बन सकता है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बन सकता है। तो दो चीजें होती है, 12(6) और ये 12(7) के अंदर दिया हुआ है। ये वाला 12(7) के अंदर दिया हुआ है, ये वाला 12(6) के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, अब कोई भी आदमी जो पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेशन में, या फिर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट संभाले हुए है, जैसे मैं कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट संभाले हुए हूं किसी डिपार्टमेंट में, तो मैं नहीं बन सकता। मुझे वो डिपार्टमेंट छोड़ना पड़ेगा, वो चीज छोड़नी पड़ेगी, तभी मैं सीआईसी या आईसी बन पाऊंगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और या फिर मतलब मान लीजिए ये स्लाइड्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी आप टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उसमें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एग्जाम ओरिजिनल नाम से टेलीग्राम चैनल है, एग्जाम ओरिजिनल नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। बहुत ही बढ़िया एमपी के करंट अफेयर्स इंस्टाग्राम चैनल पे अपलोड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम ओरिजिनल ऐप है जहां पे आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल सकता है, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, फालतू का कंटेंट नहीं मिलेगा कि बस दे रहे हैं, देने के लिए दे दिया, नहीं। कम कंटेंट होगा लेकिन सटीक होगा, उससे फंसने के चांसेस ज्यादा होंगे, और आप ऐसा कंटेंट होगा कि आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, ये मेरे पीछे लिखा हुआ है, आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है रेजिग्नेशन। तो अगर एक सीआईसी या आईसी को छोड़ना है तो वो रेजिग्नेशन किसको देगा? तो याद रखिएगा, चाहे वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो या इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो, दोनों अपना दोनों अपना रेजिग्नेशन होता है ना, वो भी प्रेसिडेंट को देते हैं, और दोनों की ओथ भी प्रेसिडेंट करवाते हैं। कहीं लिखा होगा, ये लिखा देखो, दोनों की ओथ भी प्रेसिडेंट करवाते हैं। ठीक है, और दोनों का रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट करवाते हैं। ठीक है, अब ये चीज याद रखिएगा कि इनकी सर्विस कंडीशन और टेन्योर जो होता है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल नोटिफिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल का एक नोटिफिकेशन आया था 2019, जिसमें बोला गया था 3 साल और 65 वर्ष से कम और 3 साल का टेन्योर होगा इनमें। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसको चेंज कर सकती है, बस ये याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट की इच्छा पे है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से 3 साल और 65 वर्ष, मैक्सिमम 65 वर्ष की एज होनी चाहिए, नहीं तो 3 साल का मैक्सिमम कार्यकाल होना चाहिए। और दोबारा ये रीअपॉइंट भी नहीं हो सकते, ये भी लिखा गया है कि आप दोबारा नहीं बन सकते इंफॉर्मेशन कमिश्नर या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, अब मान लीजिए सरकार को लगता है कि इनको निकालना पड़ेगा, भैया ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो मुन्नी बदनाम हुई गाना के बारे में पूछा और आप शीला की जवानी गाने के बारे में बता रहे हो, तो गलत है ना। इन्फॉर्मेशन आपसे कुछ पूछी गई, आप कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आप गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो कैंडिडेट, मतलब किसी भी सिटीजन को। ठीक है, तो ये बेवकूफ बनाने वाला काम नहीं चलता। तो अगर मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हटाना है, तो हटाया कैसे जाएगा?
क्या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी हाँ कल से मत आना ऑफिस? नहीं, सबके हक होते हैं। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को भी अपनी बात रखने का हक है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, ठीक है? तो उसके लिए एक इंक्वायरी बैठाई जाती है, ठीक है? वो इंक्वायरी कैसे होती है? इंक्वायरी जो रहती है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा होती है। सुप्रीम कोर्ट इस चीज की इंक्वायरी करती है, और अगर उस चीज में निकलता है कि हाँ भैया गड़बड़ है, अगर ये चीज निकलती है कि गड़बड़ है, तो फिर गड़बड़ होने के बाद निकाला जा सकता है आपको। तो आप मान लीजिए बहुत सारे रीजन है जिनके बाद आपको, जिसके बाद आपको निकाल, अगर मैं बोल, जैसे मान लीजिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर हूं, मुझे पता है कि एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ध्यान से सुनिएगा, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर मेरी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं चाहता नहीं हूं कि बच्चों समाज तक पहुंचे, वो देने वाले बहुत ही न्याय के, मतलब आप कह सकते हैं न्यायवादी और बहुत ही करप्शन फ्री एक सीआईसी है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। मैं चाहता हूं इनको हटा दिया जाए। अब अगर मैं चाहता हूं हटा दिया जाए तो क्या इनको हटा दिया जाएगा? और अगर हटा दिया गया होता तो कितना गलत होता? तो क्या पावर रह गई सीआईसी में? क्या पावर रह गई आरटीआई एक्ट 2005 में? आपको नहीं लगता ऐसा? अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि नहीं, ऐसे नहीं हटा सकते साहब, आपको इंक्वायरी करवानी पड़ेगी। अगर आपने बोला कि ये सीआईसी पागल हो गया है, ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं अनसाउंड माइंड है इनका, ठीक है, ये मतलब अपने होशो आवाज में नहीं है, ठीक है, तो इस चीज की पुष्टि कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? ये याद रखिएगा, अपने मन से कुछ भी कोई चीज नहीं होती, और अगर अपने मन से अपनी विल पे कोई चीज हो पा रही है तो वो कभी सही नहीं होती। मैंने अगर किसी को बोल दिया इसने, इस सीआईसी ने मेरे साथ बदतमीजी की है, बदतमीजी के बेसिस पे निकाला जा सकता है, ये लिखा होगा प्रूव्ड मिसबिहेवियर। अगर आपने मिसबिहेव किया है तो आपको निकाला जा सकता है, लेकिन मेरे बोलने पे नहीं निकालेंगे, मेरे बोलने पे इंक्वायरी बैठेगी, और इंक्वायरी को अगर लगता है कि हां आपने बदतमीजी की है, उसके खिलाफ प्रूफ मिलते हैं, डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, तब एक सीआईसी आईसी को निकाला जाता है, ठीक है? ऐसे नहीं निकाला जाता। तो ये चीज याद रखिएगा, मैं बहुत डेप्थ में आपको पढ़ाना चाहता हूं कंसेप्चुअली। ये लिस्ट आपको याद रखनी है, पहला और आपको लास्ट नाम याद रखना है, ये दो नाम याद रखने हैं क्योंकि ये विमेन सीआईसी थी, ठीक है? अब मैं आपको बता रहा हूं कि होता क्या है, आजकल थोड़ा सा टफ बनाने का ट्रेंड चल रहा है पेपर को। तो दीपक संधू जी का नाम आप सबको पता होगा, लेकिन सेकंड लेडी सीआईसी सुषमा सिंह जी का नाम नहीं पता होगा। तो ये याद रखिए, बहुत चांसेस है, अगर मैं बैठा होता ना पीपीएससी में, तो पीएससी में अगर मैं बैठा होता तो मैं इस पे जरूर सवाल पूछता, सुषमा सिंह जी, क्योंकि दीपक संधू तो सबको पता है, ठीक है, आप लोग रट भी चुके हैं, हजारों कोचिंग बता चुकी हैं, बट सेकंड कौन है ये भी जरूरी है। सॉरी, पानी देना यार, जस्ट अ सेकेंड। हेलो, जा रही है आवाज? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब आ रहा होगा, मेरा पानी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपको मजा आ रहा है कि नहीं इन लेक्चर्स में? ये लेक्चर्स में मजा आना बहुत ज्यादा जरूरी है यार, कंटेंट तो मिलता रहेगा यार कंटेंट, बट जरूरी क्या है कि आपकी सोच बढ़े, आपका नजरिया खुले, क्योंकि जब आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते करते अपना नजरिया खोलेंगे तो आप मेंस एग्जाम में लिख पाएंगे। और मैं बता रहा हूं, मेंस में जो जो बच्चे क्लियर करते हैं प्रीलिम्स के बाद मेंस, उनमें एक ही खास बात होती है कि उनमें सोचने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। आप अपनी सोच, ऐसा नहीं है कि नहीं आता यार, सोचने की शक्ति बनाओ ना, बिल्कुल बना पाओगे। जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो यार। मैं लास्ट बेंच पे बैठता था अपने कॉलेज में, ठीक है, बट यही है कि मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था, मतलब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, जियो पॉलिटिक्स क्या है, यूक्रेन अगर रशिया पे, यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करने जा रहा है तो रशिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, रशिया क्यों, मतलब क्यों नहीं बोलता कि देखिए इंडिया ने किसी का सपोर्ट नहीं किया, बट इससे ना रशिया को दिक्कत है ना यूक्रेन को दिक्कत है, तो क्यों नहीं है भाई? बहुत सारे डायनेमिक्स होते हैं, ये सोचना चालू करोगे ना, पढ़ाई में, पढ़ाई से प्यार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये याद कर लीजिएगा, जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है ना, एमपी के स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एमपी के स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये याद होना चाहिए, पहले टीएन श्रीवास्तव साहब थे और अभी अरविंद के शुक्ला साहब है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए।
ठीक है, अब फंक्शंस और पावर देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। टू रिसीव एंड इंक्वायर इनटू अ कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड अंडर आरटीआई 2005, ये बिल्कुल बेसिक चीज है कि आरटीआई 2005 के तहत किसी ने बोला कि यार मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके बारे में इंक्वायरी करना कि क्या इंफॉर्मेशन है, कौन देगा, कैसे निकलवानी है, वो सब। ठीक है, अब इसके बाद मान लीजिए कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जो सेकंड पावर है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन मैं बता रहा हूं। देखो क्या होता है कि कई बॉडीज होती हैं जो खुद से मांग सकती हैं इंफॉर्मेशन। एक होगा कि सिटीजन मांगे, कि सिटीजन ने मांगा है, मैं सीआईसी हूं, मैं सीआईसी हूं और आप एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, मैं आपके पास आऊंगा, हाँ लाओ इन्फॉर्मेशन दो। आप पूछेंगे क्यों दो, तो मैं बोलूंगा कि मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड ने डिमांड की है इन्फॉर्मेशन, आपको देनी पड़ेगी। लेकिन मैं फ्री बैठा हूं, कभी मुझे लगता है यार ये देश के हित में होगा, ठीक है, और ये चीज की जरूरत है, ठीक है, और किसी ने फाइल नहीं किया है, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं अकेला खुद बीइंग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, पार्ट ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, मैं आपसे मांग सकता हूं कि लाओ डॉक्यूमेंट दो। आप बोलोगे क्यों चाहिए, मैं बोलूंगा मुझे चाहिए, क्योंकि पहली बात तो मैं सिटीजन हूं, तो मैं तो खुद डिमांड कर ही सकता हूं। ठीक है, सेकेंडली एज अ सीआईसी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एज आईसी इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड एज अ बॉडी, इस पूरी बॉडी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को ये पावर होती है कि वो अपने मन से इंफॉर्मेशन निकलवा पाए। लेकिन ऐसा आप सबको परेशान नहीं कर सकते, उसके भी कुछ नॉर्म्स होते हैं। तो ये लिखा हुआ है ना, इंक्वायरी ऑन सू मोटो मैटर। सू मोटो का मतलब होता है अपने आप, मैं खुद से आपसे इंफॉर्मेशन मांग सकता हूं, जरूरी नहीं कि किसी ने कंप्लेंट की हो। ठीक है, इसके बाद जो कमीशन होता है ना, उसके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है। जो छोटे छोटे मैटर्स होते हैं ना, वो एज अ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर मैं डील कर सकता हूं। मेरे पास ऐसा भी नहीं है, क्रिमिनल कोर्ट की पावर नहीं होती, बट हाँ सेशंस कोर्ट की पावर, सॉरी सेशंस कोर्ट की नहीं, सिविल कोर्ट की पावर होती है मेरे पास। ठीक है, और हाँ मैं पेनल्टीज भी लगा सकता हूं। मैं बोल सकता हूं कि आपने इंफॉर्मेशन छुपाई है, आपने गलत गलत इंफॉर्मेशन दी है, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की बात आती है, तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर में भी सीआईसी और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहते हैं। इस इंफॉर्मेशन पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। 10 रहते हैं क्या, लेट मी चेक, मुझे याद भी नहीं आ रहा एकदम से अभी तो। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। कंसेप्चुअली जो आपको पढ़ा है ना, मेरा ये मानना है कि आपको वो चीज़ पढ़नी चाहिए। ठीक है, ये कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, अपॉइंटमेंट। तो वहां प्रेसिडेंट करते हैं, तो स्टेट के लेवल पे प्रेसिडेंट के इक्विवेलेंट कौन होते हैं, गवर्नर साहब होते हैं, तो गवर्नर साहब करते हैं। अब वहां पर एक कमेटी भी बैठी थी जिन्होंने बोला था कि एसआईसी ये होंगे, ये होंगे, तो वो कमेटी के जो मेंबर होते हैं, सेम वहां पे पीएम होते हैं, तो पीएम की जगह यहाँ सीएम आ जाते हैं। ठीक है, वहां पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा की जगह लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाते हैं। और वहां पे कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं, एक पीएम कैबिनेट मिनिस्टर, यहां पर कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय चीफ मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो ये तीन लोग सेम जो जो वहां रहते हैं, सेम यहां पर स्टेट लेवल पे ये लोग रहते हैं। ये आपको याद रखना, मेन चीज याद रखिएगा, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की जो डीलिंग होती है वो गवर्नर साहब के साथ होती है, और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की जो डीलिंग होती है वो प्रेसिडेंट साहब के साथ होती है। 3 साल का टेन्योर रहता है, किसने बोला, सरकार ने बोला, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट बोलती है 3 साल का टेन्योर होता है, इसलिए 3 साल का टेन्योर होता है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एसआईसी का टेन्योर भी बदल जाएगा। समझ में आया? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। और सैलरी कितनी होती है, 2,25,000 रुपए। अब मध्य प्रदेश इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, वैसे ये रेड कलर से ही लिखा जाए, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है। तो ये कब सेट हुआ था, वो 12 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, तो अब आप ये याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखो, अरे यार ये थोड़ा सा लैग करके चल रहा है। ठीक है, तो ये आरटीआई एक्ट 2015 के सेक्शन 2005 के सेक्शन 15 के अंदर बना है। ये भी मैं आपको सेक्शन के अंदर बता चुका हूं। तो 22 अगस्त 2005 नहीं, शायद 2006 होगा। 22 अगस्त 2006 को ये बॉडी बनाई गई। 22 अगस्त 2006 को 22 अगस्त 2006 को ये बॉडी बनाई गई, मध्य प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर कमीशन। ये दूसरी चीज है जिसके बारे में मुझे कंफर्म करना है, आप याद दिला दीजिएगा। देखो
गलत तो पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है, मुझे खुद कंफ्यूजन है तो मैंने बोल दिया यहाँ पे ये 2006 ही है वो, और मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, लेकिन गलत तो नहीं पढ़ा रहे ना। और ठीक है यार, कंसेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है। हेडक्वार्टर वहाँ का, वहाँ की कैपिटल में, तो यहाँ का यहाँ की कैपिटल में। पहले कौन है? TN श्रीवास्तव साहब है, ये भी मैं बता चुका हूँ। अभी CIC कौन है? CIC नहीं बोलते इनको, SIC बोलते हैं, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो ये अरविंद कुमार शुक्ला साहब है, ठीक है, अरविंद कुमार शुक्ला साहब है, ठीक है। चलिए, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है ना, वो है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में CIC की कुछ न्यूज है, वो आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो देखते हैं, ये लास्ट स्लाइड है। तो पहली है, हॉकी इंडिया ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को दिसंबर, अभी की बात है, दिसंबर 13 2021 में चैलेंज किया था कि आपको ना जितने भी मेंबर्स हैं उनकी डेजिग्नेशन और उनके ऑफिशियल एड्रेस देने पड़ेंगे। अब होता क्या था कि ये जो हॉकी इंडिया टीम है ना, इनको प्रॉपरली चीजें नहीं मिल पा रही हैं, ठीक है, इनको शूज नहीं मिलते, फिर 10 दिक्कतें होती है, तो इनको हॉकी टीम के हॉकी मेंबर्स से मिलना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, जो बोर्ड मेंबर्स है उनको इनको मिलने का हक है कि नहीं है? अब ये बोर्ड मेंबर्स मिल ही नहीं रहे इनसे, तो आपको नहीं लगता कि ये एक इंफॉर्मेशन होती है? लेकिन CIC ने ये बोला कि यार किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन देना इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या ये चीज, अब दोनों में भिड़ंत होने लगी। इनके लिए ये प्रोफेशनल मैटर है, ठीक है, हॉकी इंडिया के लिए तो, ये हॉकी टीम के लिए तो ये प्रोफेशनल मैटर है, बट एज एन इंडिविजुअल के लिए बहुत ही पर्सनल मैटर है। तो ये पहली न्यूज थी, और SIC जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, इसकी वजह से न्यूज में आई थी। अब दूसरी क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ये, तो ये आपको याद ही रहना चाहिए, ठीक है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं BJP हूँ, ठीक है, या मैं कांग्रेस हूँ, या फिर मैं सपा हूँ, या जो भी XYZ पार्टी हूँ, मेरा नई पार्टी का नाम मैंने रखा, क्या बोलते हैं, मतलब क्या, जोरदार पार्टी, ठीक है। अब जोरदार चैनल भी अपना एक याद रखिएगा, टेलीग्राम पे एक चैनल है जोरदार GS नाम से, और उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और सबसे खास बात है कि क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो आपको सही आंसर भी बताया जाता है एक्सप्लेनेशन के साथ, 2 या 3 लाइन के। तो जरूर देखिएगा, जोरदार GS नाम से एक चैनल है, ठीक है। था तो एक जोरदार नाम की पार्टी है मेरी। अब मेरी पार्टी को कुछ लोग फंड करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब मान लीजिए मिस्टर राम, मिस्टर गणेश और मिस्टर इकबाल, ये 3 लोग मुझे फंड करना चाहते हैं, ठीक, बहुत ही अच्छी पार्टी है मेरी। तो इन सब लोगों ने 10-10 लाख रुपए मुझे डोनेट किए, ठीक है। अब बात क्या आती है, ये चीज किसी को, ये चीज क्या पब्लिक इंटरेस्ट में है? मतलब मान लीजिए एक सिटीजन को क्या ये चीज पता होनी चाहिए कि जोरदार पार्टी को किसने पैसे दिए। अब अगर इनको 10 लाख रुपए मुझे देने हैं तो ये मुझे कैश नहीं दे सकते, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू देने पड़ेंगे। आपको ये चीज पता है ना कि कैश नहीं दिया जा सकता पार्टीज को। अगर कैश दिया जाएगा तो क्या पता 2 नंबर का पैसा हो, कुछ भी हो। तो इसकी वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स बनाए गए कि अगर मैं पैसा देना चाहता हूं किसी पार्टी को तो मैं इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदूंगा, उस बॉन्ड की वैल्यू के जो, मतलब जब मैं बॉन्ड खरीदने पे पैसे दूंगा वो पैसे पार्टी को जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड इज अ प्रोसेस जहां से मैं पार्टी को फंड करता हूं, लेकिन ये देखी दिखाई प्रोसेस है। यहां पे सब चीजें निगरानी में होती है कि किस पार्टी को कितना पैसा मिला, कितना प्रचार किया, ये सारी चीजें। क्या ये चीजें एक सिटीजन को पता होनी चाहिए कि किस आदमी ने कितना पैसा दिया इस पार्टी को? यार मेरी विल है, मैं अनोनिमस रहना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि किसी, मुझे कोई पार्टी, मिस्टर इकबाल जो थे उनको जोरदार पार्टी बहुत अच्छी लगती थी, ठीक है। अब मिस्टर इकबाल को मेरे काम करने का तरीका बहुत बढ़िया पसंद था, वो लेकिन ये नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले कि उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए दिए हैं और मैं उसे देश के हित में यूज करने वाला हूं। मैं सच में एक जोरदार पार्टी हूं, तो मैं उसको देश के हित में यूज करने वाला हूं, बच्चों की पढ़ाई में यूज करने वाला हूं। ना मिस्टर इकबाल ये चीज चाहते हैं, ना बीइंग अ मेंबर ऑफ द पार्टी मैं ये चाहता हूं कि मैं ये बताऊं कि कहां पे पैसा खर्च हुआ है। चलो मेरी तो छोड़ दो कि हो सकता है कि मैं करप्शन कर रहा हूं, इसलिए मैं नहीं बताना चाह रहा हूं कि वो पैसा कहां यूज हुआ है, बट एक नॉर्मल तीसरे इंसान को क्या ये चीज जाननी जरूरी है? आप खुद सोच के बताइए, नहीं ना। तो दैट इज वाई CIC ने इसको नकार दिया। जब आप स्टेटमेंट सुन लीजिए, CIC डिसमिस अपील सीकिंग डिस्क्लोजर ऑफ रिपोर्ट्स बाय SBI टू सेंटर। SBI के थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स हुए थे, ठीक है। RBI से मतलब SBI के थ्रू जो भी बॉन्ड्स गए थे वो सेंटर को और RBI को देने से मना कर दिया गया, ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। इन राइट टू इंफॉर्मेशन जो भी चीज है ना, आप किसी से, मैं इंफॉर्मेशन ये नहीं मांग सकता हूं कि तुम बताओ कि तुम्हारी गाड़ी में कितना पेट्रोल है, मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकता क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है क्या, नहीं। तो इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि राइट टू इंफॉर्मेशन भी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है।
बीइंग मतलब मान लीजिए कि मैं प्रधानमंत्री हूं, अब कोई मुझसे बोले कि आपने कल रात को क्या खाना खाया था, अब यार मेरा मन जो मैंने खाना खाया हो वो मैं थोड़ी बताऊंगा आपको, और आपको जानना भी जरूरी नहीं है। तो इसीलिए एक टर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, अब पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कोई चीज है उसका पब्लिक को जानना जरूरी है, उस वो इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचनी जरूरी है, तो आप मुझसे पूछो, मैं मना नहीं कर सकता वो बताने के लिए। ठीक है, ये चीज जरूरी है, अगर पब्लिक के लिए वो जरूरी है तो मैं बताऊंगा, और अगर मेरी पर्सनल है तो मैं थोड़ी बताऊंगा, तो इतनी सारी चीजें पर्सनल होती हैं, तो इसीलिए पब्लिक इंटरेस्ट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सीआईसी ने बोला कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने बोला कि भाई ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है और आपका जानना इस चीज को जरूरी नहीं है, तो खारिज कर दी गई थी वो रिक्वेस्ट। उसके बाद क्या हुआ था, एक और चीज थी। ठीक है, अब क्या हुआ, सर्वेलेंस होता है, ई सर्वेलेंस होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, जो कैमरा वैमरा होते हैं हर जगह, जो गवर्नमेंट जैसे पुलिस है तो पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, कैमरेज लगे होते हैं। अब मान लीजिए कोई बंदा उस कैमरे की इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तो सीआईसी जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास कि लाओ भाई जो सर्वेलेंस आप कर रहे हो उसका डेटा चाहिए मुझे, एक किसी बॉडी ने मांगा है, ठीक है, एक इंडिविजुअल ने मांगा है, जो भी हो, तो क्या मना किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल भाई, नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पे आप मना कर सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर मना कर सकती है। तो यही हुआ जब सीआईसी गई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास कि यार मुझे ई सर्वेलेंस जो हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस हो रहा है, उसका डेटा चाहिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोल दिया नहीं भाई हम नहीं दे सकते, क्योंकि कैमरे में बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम यूज करते हैं क्राइम को रोकने के लिए, हम कैसे आपको सारी चीजें दे दें, और आप देंगे तो बाहर जाएगा मार्केट में और कितना कुछ नुकसान हो सकता है। तो अगर अभी भी सीआईसी को लगता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को लगता है कि नहीं यार इंफॉर्मेशन जरूरी है, तो अपील भी हो सकती है, इसके अगेंस्ट अपील भी हो सकती है कि नहीं मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, और फिर केस लगेगा सुप्रीम कोर्ट में, वो सारी चीजें अलग है। ठीक है, बट अपील की जा सकती है। ठीक है, इसलिए वजह से तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज थी जिसकी वजह से सीआईसी न्यूज में था। और चौथी फिर वही मतलब चीज है, क्या हुआ था कि 1949 से 47 से 49 के बीच में जो इंडिया के सेकंड आर्मी चीफ थे मिस्टर बुशर, ठीक है, बुचर, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, बुशर नाम था उनका वैसे, बुचर नहीं था, हाँ, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कुछ फाइल्स थी जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड, वो सब सब पब्लिक कर दी थी कि भाई ये नेशनल इंटरेस्ट में और आप लोगों का ये चीजें जानना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद थोड़े दिन बाद केस लगा कि यार ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है और इससे देश को हानि पहुंच सकती है, तो वो केस चला। और अभी अभी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने पिछले मतलब आई थिंक 8 महीने पहले ये डिसीजन दिया है कि जो रिपोर्ट्स मिस्टर रॉय बुशर ने उस समय रिलीज करी थी वो सच में नेशनल इंटरेस्ट में थी, वो सच में लोगों को जानना जरूरी थी वो न्यूज, और बिल्कुल सही किया गया था। ठीक है, इस वजह से भी न्यूज थी। और इसके अलावा 2019 में जो चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से न्यूज में थी सीआईसी। तो ये कुछ रीजंस है क्यों सीआईसी न्यूज में थी। आई होप आपको इस लेक्चर में मजा आया होगा, कुछ सीखने मिला होगा, एनर्जेटिक रहा होगा ये लेक्चर्स। देखिए मैं बोरिंग टाइप से ये नहीं कि लिखवा रहा हूँ आप पढ़ रहे लिखा रहे, नहीं, मैं लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, अपना भी और आपका भी। आपको भी मैं स्लाइड्स प्रोवाइड कर दूंगा, रट लेना, लेकिन दिमाग लगाना ना उसमें मैं चाहूंगा कि आप 50% अपना समय दिमाग लगाने में लगाएं, तो उससे होगा क्या, आपको ऑटोमेटिकली ये चीजें याद रहने लगेंगी। इसके अलावा हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं, अभी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज चल रही है जो आज की डेट 5th ऑफ मार्च को, सॉरी 11th ऑफ मार्च को, 11th ऑफ मार्च 2022 को ये ₹650 की है, ये बढ़ जाएगा प्राइस। मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, यूनिट 7 के पूरे लेक्चर्स मैं बना रहा हूं, मैं खुद यूनिट 7 पढ़ाने वाला हूं, 40 घंटे की वीडियो लेक्चर्स होंगे, नोट्स होंगे, हिंदी में होंगे, इंग्लिश में होंगे, कॉन्सेप्चुअली हम सीखेंगे चीजें। और मैं खुद साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, मैंने साइंस काफी डेप्थ में पढ़ी, आपको आपने खुद देखा होगा आईआईटी से मतलब मेरा मास्टर स्टार्ट हुआ था, तो आपको भी खुद समझ में आया होगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी हमारे चैनल पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी पढ़ा देगा, कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है। ठीक है, मैं वो बिल्कुल नहीं चाहता हूं, कम कंटेंट बम कंटेंट रहेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको आखिरी में रिवीजन करने में हेल्प बनेगी, और रिवीजन कर पाएंगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा, और कॉन्फिडेंस रहेगा तो एग्जाम निकाल पाएंगे। ठीक है, एमपीपीएससी पेपर 2 जो सीसैट वाला होता है उसकी भी हमारे पास टेस्ट सीरीज है, एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, और बहुत सारे एक्साइटिंग कोर्सेज आ रहे हैं। अगर आपको भी अच्छा लगा हो ये लेक्चर तो जरूर हमारे इंस्टाग्राम को, यूट्यूब चैनल को, टेलीग्राम पे सब्सक्राइब करें, और इन कोर्सेज को एग्जाम ओरिजिनल्स ऐप के थ्रू खरीदें। एक ऐप है हमारा जिसमें हम फ्री स्टडी मटेरियल भी डालते हैं, छोटा छोटा मटेरियल डालते हैं हम बस। ठीक है, तो आप उस चैनल को भी लाइक कीजिए, उस ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, और ऐप पे फ्री टेस्ट है, बहुत सारे फ्री टेस्ट है जो मैंने और संपदा मैम ने मिलकर बनाए हैं, और भी सिलेक्टेड कैंडिडेट से मिलकर बनाए हैं, और दीज आर कंप्लीटली फ्री। प्रेजेंट्स की टेस्ट सीरीज में 67 टेस्ट हैं, ये भी बहुत अच्छे टेस्ट है, इसमें आपको सोल्यूशन भी मिलता है।
ठीक है, तो बहुत एक्साइटिंग सीरीज होने वाली है, होप यू विल लाइक इट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।